हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है बॉमल टॉबिन अप्रोच टू ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। ये जो टॉपिक है ये डिमांड फॉर मनी के अंडर आ जाता है, जो कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स और मनी एंड बैंकिंग के अंडर पढ़ोगे। तो बॉमल एंड टॉबिन ने क्या अप्रोच दी थी डिमांड फॉर मनी के लिए, वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले बता दूं कि बाकी सारे टॉपिक्स डिमांड फॉर मनी के जो अगर आपको चाहिए तो उनके जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। द बॉमल टॉबिन अप्रोच टू द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, ऑल्सो नोन एज इन्वेंटरी थ्योरेटिक अप्रोच, is a significant improvement over the Keynesian theory of transaction demand for money। जो केन्स ने थ्योरी दी थी अपनी, जॉन मेनार्ड केन्स ने डिमांड फॉर मनी की जो थ्योरी दी थी उससे ये थ्योरी एक स्टेप ऊपर चली जाती है। ठीक है, द टू मेन पॉइंट्स दैट मार्क द इम्प्रूवमेंट आर, नंबर वन या ए, while Keynes considered transaction precautionary and speculative demands for money separately, Baumol and Tobin considered them together as money for all purposes is held together as real cash balance। सिंपल वर्ड्स में केन्स ने कहा था कि हम अपने पास पैसा रखते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं क्योंकि तीन कामों के लिए चाहिए, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन एंड स्पेकुलेटिव। तीन अलग अलग कामों के लिए तीन अलग अलग टाइप के पैसे हमने रखे हुए हैं। बॉमल टॉबिन कहते हैं कि भाई हम तीन अलग अलग नहीं रखते, हम तो एक ही जगह सारे पैसे रखते हैं और उसे रियल कैश बैलेंस कहा जाता है। वहीं से ही डिफरेंट पर्पज़ के लिए पैसा निकालते रहते हैं। अगर आपको केनेजियन थ्योरी अगर आपको चाहिए होगी तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वाइल केन्स linked the demand for money to income and interest, Baumol and Tobin introduced another कई variables introduce किए, that is cost of transforming real cash balance into interest bearing bonds and the other way round। तो जो केन्स थे उन्होंने पूरा जोर लगाया इनकम और इंटरेस्ट पे, क्योंकि यही दोनों चीज़ें डिमांड फॉर मनी को असर डालती हैं। बॉमल एंड टॉबिन ने ऐड ऑन कर दिया, उसके अंदर ऐड ऑन किया कि जब हम जो रियल कैश बैलेंस है उसको इंटरेस्ट बेरिंग बॉन्ड्स में कन्वर्ट करते हैं तब भी हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है, और जब हम जो बॉन्ड्स हैं उनको बेच के कैश में कन्वर्ट करते हैं तब भी हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है। वो कैसे लगती है उसको इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। बॉमल टॉबिन have used a sophisticated analysis of bondholders' behavior and shown that the transaction demand for money is इंटरेस्ट इलास्टिक। उन्होंने ये बताया था कि जो बॉन्ड होल्डर का जो बिहेवियर है जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी के लिए, वो जो है इंटरेस्ट इलास्टिक है। केन्स ये कहते थे कि अपनी थ्योरी में कि जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है वो इनकम पे डिपेंड करती है और इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करती, मगर जो बॉमल एंड टॉबिन है उन्होंने ये कह दिया कि इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझना है तो इससे पहले आपको केन्स की जो थ्योरी है जिसको लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी कहा जाता है वो पढ़नी होगी। उसका एक स्टेप ऊपर है ये, तभी आपको अच्छे से समझ आएगी। टू प्रूव देयर व्यू पॉइंट they have especially Baumol used business inventory approach, giving it the name of inventory theoretical approach। तो ये तो सिंपल सी लाइन है कि बॉमल ने इसको ये वाला नाम दे दिया, फलाना ढिमकाना। ठीक है, बिजनेस फर्म्स होल्ड अ कैश बैलेंस टू फैसिलिटेट देयर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। जो भी बिजनेस फर्म्स हैं वो अपने पास कैश रखती हैं ताकि वो अपना रोज़ का खर्चा निकाल सकें। दिस कैश बैलेंस इन्वॉल्व्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ इंटरेस्ट। अगर वो अपने पास कैश रखेंगी तो अगर यही पैसा वो बैंक में रखती तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता, तो उसका कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है ही है ना कैश रखने का। देयरफॉर दे होल्ड एन ऑप्टिमम कैश बैलेंस, दैट इज एन अमाउंट दैट मिनिमाइजेज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वो अपने पास इतना पैसा रखते हैं कि उनका रोज़ का खर्चा भी पूरा हो जाए और जो फालतू पैसा है वो बैंक में डाल देंगे ताकि उनको इंटरेस्ट भी आता रहे, या बॉन्ड्स खरीद लेंगे जिससे उनको जो है कुछ ना कुछ रिटर्न्स आते रहेंगे। Baumol applies the same approach to analyze the behavior of individuals in respect of holdings, cash balance and bonds। तो उन्होंने सेम अप्रोच जो है इंडिविजुअल के ऊपर भी लगा दी। Baumol makes the following assumptions in his theory of transactions demand for money। क्या थी? First, an individual, a firm and also a household receives income once per unit। जो भी इंडिविजुअल है या फर्म है या हाउस होल्ड है उसको जो है पर टाइम यूनिट इनकम मिलेगी, जैसे वीकली, मंथली, एनुअली, बट he or she spends his or her income regularly over the time period। अगर आपको महीने में तनख्वाह एक बार मिलती है मगर आपने खर्चा तो पूरे महीने करना है ना, तो वो वाली एजम्पशन लेनी कि आपको जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे तनख्वाह मिलेगी मगर आपका जो वो खर्चा होगा वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा। सेकेंड आ जाता है द इंडिविजुअल स्पेंड्स हिज एक्सपेंडिचर यूनिफॉर्मली ओवर द टाइम यूनिट ऑफ इनकम रिसीट। मतलब वो अपना खर्चा, ये एजम्पशन है कि रोज़ सेम खर्चा करेगा, यूनिफॉर्मली स्पेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ही स्पेंड्स अ टोटल ऑफ ₹100
पर मंथ ही स्पेंड्स 25 पर वीक। हर वीक उसने 25-25 रुपये खर्चे, तो महीने में 4 वीक हो गए तो 100 रुपये हो गया, ठीक है। तो वो जो भी उसकी इनकम है वो यूनिफॉर्मली स्पेंड करेगा जो भी वो गिवन टाइम पीरियड होगा, जब तक उसको अगली तनख्वाह नहीं मिलती। थर्ड, द इंडिविजुअल कंबाइंस हिज एसेट पोर्टफोलियो ऑफ कैश एंड बॉन्ड्स या बॉन्ड टू सो एज टू मिनिमाइज द कॉस्ट। तो वो अपने पास कैश भी रखेगा या बॉन्ड्स भी रखेगा, मगर जो केन्स थे वो कहते थे या कैश रखेगा या बॉन्ड्स रखेगा, दोनों में से एक रखेगा। तो ये थ्योरी उससे एक स्टेप ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो वो कैश और बॉन्ड्स अपने पास इस हिसाब से रखेगा कि जो उसकी कॉस्टिंग है वो कम हो जाए, ठीक है। फोर्थ आ जाता है ही कैरीज आउट हिज एसेट ट्रांजेक्शंस दैट इज बाइज एंड सेल्स बॉन्ड्स इन एन एनवायरमेंट ऑफ सर्टेनिटी। जब भी वो बॉन्ड्स को खरीद रहा है या बेच रहा है तो जो एनवायरमेंट है वो सर्टेन होना चाहिए, जो फाइनेंशियल एनवायरमेंट या इकोनॉमिक एनवायरमेंट चल रहा है वो सर्टेनिटी का होना चाहिए, यानी कि अनसर्टेनिटी होगी। अगर अनसर्टेनिटी होगी तो उसकी बाइंग और सेलिंग इन्फ्लुएंस हो जाएगी, ठीक है। गिवन दीज अजम्पशंस, सपोज एन इंडिविजुअल रिसीव्स हिज इनकम वाई एनुअली ऑन द 1st of Jan each year एंड कन्वर्ट्स हिज इनकम इनटू इनकम अर्निंग बॉन्ड्स। तो हम ये अजम्पशन ले लेते हैं कि भाई एक इंडिविजुअल है, उसको जो तनख्वाह मिली, सालाना तनख्वाह मिलती है और 1 जनवरी को उसको तनख्वाह मिल गई वाई, और उस इनकम को उसने थोड़े बहुत इनकम को जो इनकम अर्निंग बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मतलब एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि जो भी उसको इनकम मिली एक बार पूरी की पूरी बॉन्ड्स पे लगा दी। सपोज ऑल्सो दैट ही has the opportunity of instant buying and selling income yielding bond and he is not required to hold any cash balance in excess of his transactions need। तो ये एक और बात सपोज कर दी जो मैंने पहले बोली थी, उसको थोड़ा उल्ट कर दिया इन्होंने। ये सपोज कर रहे हैं कि जो उसकी जो तनख्वाह है वो पूरी की पूरी उसने बॉन्ड्स खरीदने में लगा दी और बॉन्ड को वो इंस्टेंटली बाय और सेल कर सकता है, ठीक है। बॉन्ड से उसकी इनकम भी जनरेट होगी और ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड एनी कैश, मतलब उसको अभी कैश की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो जितना भी उसके पास पैसा था, जो भी एक्सेस ऑफ ट्रांजेक्शन, उसके रोज़ का खर्चा निकालने के लिए, खर्चा निकालने के बाद जो भी उसके पास पैसा बचा उसने सारे के सारे बॉन्ड्स खरीद लिए। फॉर if he holds the ideal cash balance, he loses the interest on it over the year, though the cash balance goes on decreasing। अगर वो कैश अपने पास रखता है तो रोज़ का खर्चा निकालता रहेगा। तो अगर कैश रखेगा तो उसी कैश का अगर वो बॉन्ड्स खरीद लेता तो उसको पूरे साल बॉन्ड्स पे कुछ ना कुछ रिटर्न तो मिलता, मगर वो मिलेगा नहीं। It is therefore rational for the individual to buy income yielding bonds for earning income and to sell some of the bonds to obtain cash for transaction as and when need arise। तो ऐसा ये माना जाता है कि वो बॉमल एंड टॉबिन ये कहते थे वो अपने पास कैश रखेगा और बाकी जो रोज़ के खर्चे निकालने के बगैर जो उसके पास पैसे होंगे उसके बॉन्ड्स खरीद लेगा, और जैसे जैसे उसके कैश की नीड बढ़ती रहेगी तो वो बॉन्ड अपना बेचता रहेगा और जब बेचेगा तो उससे वो अपनी ट्रांजेक्शन्स की नीड को पूरा कर देता है। ट्रांजेक्शन मतलब रोज़ का खर्चा निकालने के लिए। हाउएवर चॉइस ऑफ इनकम यील्डिंग बॉन्ड्स इन्वॉल्व्स 2 kinds of costs, कि वो किस टाइप के बॉन्ड्स खरीदेगा, उसमें 2 टाइप की कॉस्ट जो है वो आएंगी। ए, द कॉस्ट ऑफ बॉन्ड ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग ब्रोकरेज फी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग टू द बैंक एंड सो ऑन। जब भी वो बॉन्ड वगैरह खरीदेगा तो उसको बॉन्ड की ट्रांजेक्शन्स देनी पड़ेंगी, जैसे ट्रांजेक्शन फ़ी होता है या ब्रोकरेज फ़ी होता है, या उसको कहीं फ़ोन करना पड़ा। आजकल तो फ़ोन फ्री हो गए, तो जिस टाइम उन्होंने थ्योरी लिखी थी तब तो फ़ोन फ्री नहीं थे, तो उस टाइम उन्होंने टेलीफोन एक्सपेंसेस लगाए हुए हैं। एंड कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग ऑब्वियसली इंक्लूड होगी। एंड सेकेंड, द लॉस ऑफ इंटरेस्ट व्हेन बॉन्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश। अब जो भी उसके पास बॉन्ड्स हैं उसको पैसा चाहिए ट्रांजैक्शंस के लिए, तो जब वो बॉन्ड्स को कन्वर्ट करेगा और कैश के लिए, तो जो बॉन्ड उसने बेच दिया उस पर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो गया ना, तो उस पर उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। कंसिडर फर्स्ट कॉस्ट ऑफ बॉन्ड ट्रांजैक्शन इफ़ एन इंडिविजुअल होल्ड्स ऑल हिज इनकम इन बॉन्ड्स। अगर कोई भी इंडिविजुअल सारी की सारी इनकम अपनी बॉन्ड्स में रखता है, he will have to reacquire his total income Y over a period of 1 year through a number of bond sale। तो उसको अपनी इनकम को रीएक्वायर करना पड़ेगा बॉन्ड को सेल करके, क्योंकि सेल करेगा तभी तो ट्रांजैक्शन के लिए पैसा आएगा। इफ़ ही सेल्स हिज बॉन्ड्स थ्रू अ ब्रोकर, अगर ब्रोकर के थ्रू अपने बॉन्ड सेल करता है, ही विल हैव टू इनकर नॉन इंटरेस्ट कॉस्ट और द ट्रांजैक्शन कॉस्ट ईच टाइम। तो बेसिकली किसी के थ्रू भी सेल करेगा, किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू या किसी के थ्रू, तो जो ब्रोकर है वो उससे ब्रोकरेज तो ले लेगा। लेट MT be the value of bond turned into cash for meeting the transaction demand for money, and small b
इज़ द फिक्स रेट ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो हम MT ले लेते हैं जो वैल्यू ऑफ बॉन्ड थी जो उसने कैश में कन्वर्ट की, और स्मॉल b को ले लेते हैं फिक्स रेट ऑफ ट्रांजेक्शन, समझ लो ब्रोकरेज के इतनी लगी, समझ की बात। देन द टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट C1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज B, मतलब जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगनी है मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में लिखा है y डिवाइडेड बाय MT। y उसकी टोटल इनकम होगी, MT वो पैसा हो गया जो कि टोटल वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स जो कैश में कन्वर्ट किया है, ठीक है। एज regards the interest rate, the bond holder loses interest when he converts bond into cash। जब बॉन्ड को बेचेगा और कैश में कन्वर्ट करेगा तो उसको रिटर्न्स थोड़ी ना मिलेंगे, बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा ना मिलेगा। लेट अस सपोज that the bonds of an equal value MT are converted into cash at regular intervals, say on the first of each month। हर एक मंथ की फर्स्ट तारीख को वो कुछ बॉन्ड्स बेच देता है और पैसे ले लेता है, उससे अपना खर्चा चलाता है। When he converts bonds into cash, he loses interest on an increasing cash balance which he acquires by selling his bonds। तो जैसे जैसे बैच जो बॉन्ड्स हैं वो बेचता रहेगा वैसे वैसे उसके पास कैश आता रहेगा, और जो बॉन्ड्स बेच दिए उस पर कोई रिटर्न तो मिलेगा नहीं। ऑन एन एवरेज he loses interest on half of his income, that is y/2। on an average वो अपनी इनकम का आधा जो है, आधा जो उसे आना था इंटरेस्ट उसको लूज कर देगा। द इंटरेस्ट कॉस्ट C2 जो C2 से हमने डिनोट किया है मे बी अल्जेब्रिकली एक्सप्रेस है C2 इज इक्वल्स टू I, स्मॉल i क्या हो गया, ये जो भी इंटरेस्ट है मल्टीप्लाई बाय y/2, क्योंकि हाफ ऑफ द इंटरेस्ट तो उसका खत्म ही हो गया, समझ की बात, वेयर I इज द इंटरेस्ट रेट। Thus, the total operational cost is composed of two components, that is C1 and C2। It means total cost किसके बराबर है, C1 and C2 के। तो जो C1 है उसका ये वाला फॉर्मूला था B इंटू वाई डिवाइडेड बाई MT, और जो C2 है उसका फॉर्मूला था I मल्टीप्लाई बाय y/2, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन 1 ले ली। नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस, हमारे आगे क्वेश्चन खड़ा होता है, हाउ डज द इंडिविजुअल कंबाइन हिज पोर्टफोलियो ऑफ कैश एंड बॉन्ड्स टू मिनिमाइज हिज कॉस्ट। वो किस तरीके से कैश और बॉन्ड्स को दोनों को मिक्स करके अपने पोर्टफोलियो में रखेगा ताकि वो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके। To answer this question, the answer to this question can be found assuming a given rate of interest by taking the first derivative of equation 1। अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं इक्वेशन 1 का तो हम इसमें मतलब अच्छे तरीके से इसको डिटर्मिन करके निकाल सकते हैं कि कितना आएगा विद रिस्पेक्ट टू MT। जो MT है उसके हिसाब से हमें विद रिस्पेक्ट टू MT इसके जो है डेरिवेटिव लेना है। सिंस द इक्वेशन इक्वल्स टू 0 एंड सॉल्विंग इट फॉर MT, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू MT, it is equals to minus by2 divided by MT square plus I/2 which is equal to 0। तो अगर ये equal to 0 है तो ये वाली साइड अगर हम इस साइड ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगी, जो ये माइनस का साइन यहाँ पे लगा है वो दूसरी साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, समझ की बात। तो अगर हमने यहाँ I की वैल्यू निकालनी है या MT की वैल्यू निकालनी है हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर इधर आ गए। अब मैंने क्या किया, I को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके डिवाइड कर दिया, यहाँ का जो स्क्वायर था लूँगा टेकिंग रूट बोथ साइड्स, तो यहाँ का स्क्वायर उठ जाएगा और यहाँ पे रूट आ जाएगा, समझ की बात। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये इसका 1/2 क्योंकि रूट के अंदर है और ये नीचे है तो -1/2 हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इक्वेशंस लिखनी है ताकि थोड़े पेज पूज भी भर जाए पेपर में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सिंस द एवरेज money holding equals MT by 2, the transaction demand for money can be obtained by dividing 2। तो by obtaining by 2, दैट इज़ अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो किस तरीके से जो क्वेश्चन बनेगा, इस साइड को हमने 2 से डिवाइड कर दिया और इस साइड के नीचे भी 2 लिख दिया, इसको भी और इसको भी। तो उनका ये कहना था कि ऑन एन एवरेज हाफ ऑफ इनकम हम सेक्रीफाइस कर देंगे जो बॉन्ड से हमें मिलनी है। दिस डिमांड फॉर मनी फंक्शन सजेस्ट दैट, ये डिमांड फॉर मनी फंक्शन ये जो है ये वाला क्या सजेस्ट करता है, दैट द ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है क्योंकि आई आ गया, कॉस्ट ऑफ बॉन्ड ट्रांजेक्शन एंड द लेवल ऑफ इनकम। कॉस्ट ऑफ बॉन्ड ट्रांजेक्शन बी पे भी डिपेंड करता है और जो आपकी लेवल ऑफ इनकम है इस पे भी डिपेंड करता है हमारा टोटल डिमांड फॉर मनी फंक्शन। दैट ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर रूट ऑफ द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो है आई इसके इनवर्स इससे इन्वर्सली स्क्वायर रूट से रिलेटेड है। स्क्वायर रूट मतलब 1/2 और इन्वर्सली मतलब नीचे है तो इन्वर्स रिलेशन हो गया ना, तो उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है। एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्क्वायर रूट ऑफ इनकम, तो ये जो इनकम का स्क्वायर रूट है इससे डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। द टू
मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स ऑफ बॉमल एंड टॉबिन फॉर्मुलेशन आर, फर्स्ट आ जाता है द ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी इज इंटरेस्ट इलास्टिक। वेरी इंपॉर्टेंट, केन्स कहता था ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी सिर्फ इनकम इलास्टिक है, इंटरेस्ट इलास्टिक नहीं है। वो कहते थे सिर्फ इनकम पे डिपेंड करता है, बॉमल टॉबिन कहते हैं नहीं, इंटरेस्ट रेट पे भी डिपेंड करता है। दिस कंक्लूजन refutes the Keynesian postulate that the transaction demand for money is interest inelastic। तो केन्स कहते थे इंटरेस्ट पे नहीं डिपेंड करता, ये कहते करता है भाई, ठीक है। सेकंड, द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी राइजेज लेस देन प्रोपोर्शनेटली टू राइज इन इनकम। इनकम के बढ़ने से ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी उतनी नहीं बढ़ेगी। अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो ट्रांजैक्शन के लिए उस स्पीड से आप जो है ट्रांजैक्शन के लिए डिमांड नहीं करोगे पैसे की। दिस इम्प्लाइज दैट देयर आर इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन द यूज ऑफ मनी। मनी के यूज में भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाते हैं। दिस कंक्लूजन रिफ्यूट्स द क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल क्लेम दैट ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज प्रोपोर्शनेटली रिलेटेड टू इनकम। तो जो पुरानी थ्योरीज थी जो ये कहती थी कि ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी और इनकम का प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप है, उसको भी ये जो थ्योरी है ये फेल कर देती है। तो द बेसिक थीम ऑफ द मॉडल इज टू प्रूव मैथमेटिकली दैट इंडिविजुअल्स ऑप्टिमाइज cash and bond asset portfolio, that is they minimize cost of their asset portfolios of cash and bond holdings। तो सिंपल वर्ड्स में थ्योरी कहती है कि भाई अगर हम हमारा जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी जो है डिपेंड करता है, और हम कैश और बॉन्ड्स का एक ऐसा कम्बिनेशन अपने पास रखेंगे ताकि हमारी जो कॉस्टिंग है वो कम हो। किस तरीके से, वो मैं डायग्राम से समझाता हूँ अभी। देयर model assumes that cash holding involves the loss of interest but bond holding involves cost of transaction। वो कहते थे अगर हमने सारा कैश रख दिया तो हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और अगर हमने सारे के सारे बॉन्ड्स रख दिए तो बॉन्ड को कन्वर्ट करेंगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगी। दाउ इट यील्ड सम इनकम, तो बॉन्ड्स में कुछ ना कुछ इनकम तो जनरेट होगी। गिवन द एक्सपेक्टेड इनकम फ्रॉम बॉन्ड्स द इंडिविजुअल्स मिनिमाइज देयर कॉस्ट ऑफ कैश होल्डिंग। तो अगर हमें ये सारी चीज़ें गिवन हो, एक्सपेक्टेड इनकम कितनी होगी बॉन्ड से, तो जो हम ये जो कॉस्टिंग है इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम में नीचे बॉन्ड होल्डिंग्स है, इधर कैश है, और इन द गिवन फिगर C1 which is equals to B multiply by Y by MT shows the cost of bond transactions over the period, say 1 year, 1 साल के लिए। The line shows as bond holding increases the bond transaction increases। तो ये वाली जो लाइन है, जैसे जैसे बॉन्ड होल्डिंग बढ़ेगी वैसे वैसे जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी। This leads to increase in cost of selling to acquire cash फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। इसका मतलब जैसे जैसे वो ज़्यादा अपने पास बॉन्ड्स रखेगा और बॉन्ड्स को कन्वर्ट कराएगा कैश में, वैसे वैसे जो कन्वर्जन कॉस्ट है बॉन्ड्स को कैश में कन्वर्ट करने की, जो ब्रोकरेज वगैरह जो भी कॉस्टिंग है वो भी बढ़ती रहेगी, तभी ये अपवर्ड स्लोपिंग है। द कांस्टेंट स्लोप ऑफ द लाइन इम्प्लाइज अ फिक्स्ड कॉस्ट पर बॉन्ड ट्रांजैक्शन। तो पर बॉन्ड ट्रांजैक्शन फिक्स कॉस्ट रहेगी, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। द कर्व C2 इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाय Y बाय 2, ये वाली कर्व ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। विच इट शोज द ट्रेंड इन द लॉस ऑफ इंटरेस्ट ओवर द पीरियड। ओवर द पीरियड कितना लॉस ऑफ इंटरेस्ट हुआ ये कर्व वो दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इंडिविजुअल होल्ड्स अ स्मॉल नंबर ऑफ बॉन्ड्स से ON, अगर ON कोई भी नंबर ऑफ क्वांटिटी है उनको होल्ड करता है, ही होल्ड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश बैलेंस। अगर वो कुछ स्मॉल नंबर ऑफ बॉन्ड्स उसके पास है तो वो सारा का सारा कैश रखता है अपने पास। एज अ रिजल्ट हिज लॉस ऑफ इंटरेस्ट इज़ हाई। तो अगर कम बॉन्ड्स रखेगा तो उसका जो इंटरेस्ट रिटर्न मिलना था बॉन्ड्स पे वो तो कम हो जाएगा। एज कैश होल्डिंग्स गोज ऑन डिमिनिशिंग द लॉस ऑफ इंटरेस्ट गोज ऑन डिमिनिशिंग। जैसे जैसे कैश होल्डिंग कम होगी वैसे वैसे बॉन्ड ज़्यादा रखेगा, वैसे वैसे जो लॉस है इंटरेस्ट का वो भी कम होता रहेगा। द कर्व marked C shows the total cost, that is it is the vertical summation of C1 and C2। तो ये बताया कि ये वाली जो कर्व है ये नीचे जा रही है, C2 ये C1 इधर जा रही है, इन दोनों को वर्टिकली ऐड करें तो ये जो कर्व है वो C है। जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे कॉस्टिंग मिनिमम है। तो एक अच्छा जो इंडिविजुअल है वो OM यूनिट ऑफ बॉन्ड होल्डिंग और बाकी सारा कैश रखेगा ताकि उसकी जो कॉस्टिंग है वो कम से कम हो सके, ठीक है। द पॉइंट H ऑन द कर्व C शोज, ये जो पॉइंट H है ये शो करता है कि मिनिमम कॉस्टिंग है, वही वाली चीज़ इंग्लिश में लिख दी। कॉस्ट ऑफ कैश एंड बॉन्ड होल्डिंग, दैट इज द इंडिविजुअल कंबाइंस हिज कैश एंड बॉन्ड होल्डिंग्स इन सच प्रपोर्शंस दैट हिज कॉस्ट इज मिनिमाइज। तो उसकी कॉस्ट मिनिमाइज होगी जहाँ पे ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे उसकी जो कॉस्टिंग है मिनिमम होगी, इसके बाद फिर से कॉस्टिंग बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ओवरऑल ये थ्योरी क्या कहती है, जैसे
केन्स ने कहा था कि भाई सिर्फ इनकम पे डिपेंड करती है हमारी ट्रांजैक्शन, ये कहता है इनकम पे भी डिपेंड करती है, इनकम पे तो डिपेंड करती है, साथ में इंटरेस्ट रेट पे भी डिपेंड करती है। फिर उन्होंने बीच में बॉन्ड होल्डिंग की बात घुसा दी कि अगर बॉन्ड होल्ड करते हो तो आपको रिटर्न तो मिलेगा, मगर जैसे जैसे कैश खत्म हो जाएगा तो बॉन्ड्स ही बेच के आप ट्रांजैक्शन के लिए पैसे निकालोगे, बॉन्ड्स को बेच के ट्रांजैक्शन के लिए पैसे निकालोगे तो ब्रोकरेज फी लगेगी। समझ की बात, इन्होंने ये चीज़ें कही हैं। तो एक अच्छा जो इंडिविजुअल है वो दोनों की कॉस्टिंग मिनिमाइज़ करना चाहेगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस टॉपिक से रिलेटेड बाकी सारे टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।